नमस्कार बच्चों, अभी तक की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में पाठ 2 में गाउस का नियम और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ चुके हैं। 2-3 रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको हम आगे की कक्षा में अध्ययन क्रमवार करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गाउस की एप्लीकेशन में एक आवेशित तार लिया था और उस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक विकसित किया था। और उससे पहले की कक्षा में हम क्या कर रहे थे, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला ले रहे थे और उन्हें आवेशित करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक विकसित कर रहे थे। बेसिकली आज हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आवेशित परत होगी। आज की कक्षा में हम क्या लेंगे, एक आवेशित परत लेंगे, उस आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। अब वो आवेशित परत 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे एक चालक और एक कुचालक। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक चालक आवेशित परत और एक कुचालक आवेशित परत को लेंगे, उन्हें आवेशित करेंगे और उनके कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनंत आवेशित अचालक पट्टिका। अचालक पट्टिका या परत। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वह है अनंत आवेशित अचालक पट्टिका। सबसे पहले केस में हम अचालक पट्टिका लेंगे और उसके बाद में हम चालक पट्टिका को लेंगे। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक प्लेट है। अब आपको पता है, जब हम तार का कॉन्सेप्ट लेंगे तो आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हुआ था, तब हमने लैम्डा का कॉन्सेप्ट लगाया था। जब हमारे पास गोला था, जब वो खोखला गोला था तो आवेश उसकी पृष्ठ पर था। जब आवेश पृष्ठ पर होता है तो हम सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब हमारे पास गोला ठोस था तो आवेश उसके पूरे आयतन में गया, तब वहां पर हमने रो का कॉन्सेप्ट लगाया। तो यहां पर जो हमारे पास परत है, परत की कौन सा किसका एग्जाम्पल होती है, 2 डायमेंशनल का, 2 सतह का। तो इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारे पास जो परत है या जो कोई भी पट्टिका है, जो अचालक पट्टिका है, ये 2 डायमेंशनल का केस होगी। तो हमारे पास दिमाग में हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका क्या लगेगा, सिग्मा का। अर्थात यहाँ पे आवेश पृष्ठ पर वितरित होगा। तो यहाँ पे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट लेंगे। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हमारे पास एक पट्टिका है और ये अनंत आवेशित है। इसका आकार बहुत बड़ा है, अनंत है। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो जब आवेशित करेंगे तो इसके इस वाले साइड में और पीछे वाली साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, आवेश वितरित हो जाएगा। तो यदि हम गाउस के नियम की सहायता से इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आवेशित करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका टोटल आवेश Q है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। ये हमें पता है, Q एंड सिग्मा। अब आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। अब आपको पता है इस अल्पांश पर आवेश है और यदि इस पर आवेश होगा तो इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे एग्जिट होंगी। तो मैं विद्युत बल रेखा को एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। ये छोटा सा एक वृत्ताकार रूप के अंदर मैंने चक्ति के रूप में क्या लिया, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है। तो अगर विद्युत बल रेखा इधर जा रही है तो विद्युत बल रेखा यहां इस साइड भी जाएंगी, पीछे की तरफ। तो मैं यहां पर पीछे की तरफ विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ कर देता हूं। अब यदि मैं इनको कवर करूं इस प्रकार से, तो मेरे पास एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब जब आप एक अचालक पट्टिका लेते हैं और उसे आवेशित करते हैं और उसके अल्पांश क्षेत्रफल के लिए यदि आप विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं इस छोटे से टुकड़े के लिए, तो यहां पर गाउसियन पृष्ठ की आकृति क्या बनेगी, बेलनाकार। इसका मतलब अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, और अचालक पट्टिका हो या चालक पट्टिका हो, दोनों के कारण जो गाउसियन पृष्ठ बनेगी वह कैसी आकृति की होगी, बेलनाकार आकृति की होगी। तो आपको पता है बेलनाकार आकृति की कितनी पृष्ठ होती है, 3, दैट इज S1,
S2 और जो चारों तरफ वाली वक्र पृष्ठ है उसको हम नाम दे देते हैं S3। ठीक है, तो ये हमारे पास गाउसियन पृष्ठ बन चुकी है। अब आपको पता है कि यहां पर हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो यदि मैं S1 पृष्ठ की बात करूं तो यहां पर विद्युत बल रेखा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और आपको पता है एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, तो एन कैप भी कहां होगा, इधर ही होगा। इसका मतलब S1 पृष्ठ के लिए एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा इसके एन कैप के। ठीक है, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री होगा, यहां पर 0 डिग्री होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि S1 पृष्ठ के अंदर से यहां पर विद्युत बल रेखाएं निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहां पर मैंने ये कंडीशन लिख दी। सेम टू सेम यहां पर S2 पृष्ठ के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत, दैट इज एन कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, सेम इस कंडीशन के लिए। अब जो चारों तरफ वाली पृष्ठ है उसके अंदर मैं छोटा सा अल्पांश बना लेता हूं, यहां पर ये रहा। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा उसके क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत। तो जो चारों तरफ वाली वक्र पृष्ठ है उसके कहीं पर भी हम क्या करेंगे, एक अल्पांश बनाएंगे, तो प्रत्येक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के आएंगे, लंबवत आएंगे 90 डिग्री में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत है एन कैप के अंदर। इसका मतलब S1 और S2 पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री होगा और S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो S1 पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री, S2 पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री एंड S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये थीटा किस किस के मध्य कोण है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य का कोण है। तो हमारे पास एक अच्छा डायग्राम हमने बना लिया है कंप्लीटली। आप इस चित्र को नोट कर सकते हैं और इसके अंदर जो मेन नोट करने वाली बात है वो ये 3 कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0, 0 एंड 90। इसके बाद में हम अपना डेरिवेशन आगे करेंगे। आगे चलते हैं, यहां से मैं रफ कर देता हूं इसको, ये रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं और ये रफ कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लगाते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। टॉपिक का नाम भी हटा देते हैं अचालक फर्क, ताकि यहां पर लिखने के लिए स्पेस हो जाए। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से आपको पता है फ्लक्स की परिभाषा हमारी क्या बोलती है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ds या ईडीएस कोस थीटा। तो यहां पर जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स किसके लिए होगा, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं f फाई इज इक्वल टू Fi1 प्लस Fi2 प्लस Fi3। ठीक है, अगर यहां पे अल्पांश लेना चाहो तो यहां पर d फाई लगा सकते हैं हम, ये लो, दैट इज d∅1, d∅2 और d∅3। ठीक है, तो यहां पे d फाई की वैल्यू कितनी आएगी, d फाई इज इक्वल टू, इसके अंदर 3 इंटीग्रेशन होंगे, ईडीएस फॉर S1, ईडीएस फॉर S2 और ईडीएस फॉर S3। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं ई डॉट ds, ये हो जाएगा S1 पृष्ठ के लिए, प्लस ई डॉट ds S2 पृष्ठ के लिए और ई डॉट ds फॉर S3 पृष्ठ के लिए। तो जब यहां पे आप डॉट हटाएंगे तो आपको तीनों कंडीशंस में क्या मिलेंगे, cos थीटा, दैट इज ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा एंड ईडीएस cos थीटा। अब आपको पता है S1 और S2 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। S1 और S2 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पर लगा देते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 2 के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो S1 और S2 प्लस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा 0 होगा। तो जब यहां पे cos थीटा की टर्म्स आएंगी तो यहां पे cos 0 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये दोनों शेष रहेंगे,
यहां से हमको ईडीएस प्राप्त होगा। लेकिन हम S3 के लिए जब यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो cos 90 कितना होगा 0। तो यहां पर थीटा कितना लिख देते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाली जो टर्म्स है हमारी S3 पृष्ठ वाली, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमें 0 वैल्यू देगी, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब d फाई की वैल्यू हमें मिलेगी EDS एंड EDS दैट इज 2 EDS। ठीक है, आगे हम डेरिवेशन को देखते हैं। d फाई की वैल्यू हमें मिलेगी EDS कौन सी पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए, प्लस EDS कौन सी पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए। तो d फाई टोटल कितना हो जाएगा, EDS एंड EDS कितना हो जाएगा 2EDS। ये हमारे पास फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स का मान निकल गया है, अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स। अब हम यहां पे गाउस का नियम लगाएंगे, यहां लगा देते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या बोलता है, गाउस का नियम ये बोलता है दैट इज फाई या डी फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब डी फाई और डी फाई जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, एक बार फ्लक्स की परिभाषा से और एक बार गाउस के नियम की परिभाषा से, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी, दैट इज 2EDS इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और आपको पता है कि इसके ऊपर जो टोटल आवेश है वो हम कितना मान रहे हैं, Q मान रहे हैं, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां से हम Q की वैल्यू रखेंगे, यहां से हम Q की वैल्यू रखेंगे। अब आपको पता है हमने केवल अल्पांश क्षेत्रफल लिया था, तो यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल ds होगा और उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी dq। यहां पर जो अल्पांश क्षेत्रफल ds है तो इस पर मात्रा भी कितनी होगी dq, तो यहां पर हम कर देते हैं dq, ये dq। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसके अंदर हम यहां पर dq की वैल्यू रखेंगे। आपको पता है जब किसी भी परत के ऊपर आवेशित होती है, कोई भी परत जब आवेशित होती है तो वहां पर सिग्मा का कॉन्सेप्ट आता है, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन एरिया दैट इज सरफेस या A। यहां पे आप S भी ले सकते हो या A भी ले सकते हो, तो Q अपॉन S, और यहां पर हम अल्पांश के लिए ले रहे हैं तो dq और dq लगा देते हैं, दैट इज dq एंड ds। तो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, dq अपॉन ds मिल रहा है। तो यहां से dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ds। dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ds। इस डेरिवेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमारे पास EDS या EDS मिल रहा है तो यहां पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन हमारे ds पे लग जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s। तो आप यदि ds की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इसको ds की फॉर्म में रख लीजिए, और यदि ds की फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पे dq आएगा, और जब उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ds का कंप्लीट इंटीग्रेशन कितना आएगा, हमारे पास s आएगा। तो वहां पर जब s आएगा तो टोटल आवेश हमारे पास कितना आ जाएगा, q आएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, यदि यहां पर ds है तो dq आएगा, और जब आप इस टर्म का पहले वाले पद के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं सिग्मा EDS और EDS दैट इज 2EDS, तो ds का इंटीग्रेशन करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, s मिलेगा। तो यहां पर आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने यहां पर क्या लिया है, ds लिया है, दोनों सही है, दैट इज dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। यहां पर रख देते हैं 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से आपको पता है ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसका मतलब जब आप एक अनंत आकार की अचालक पट्टिका को आवेशित करेंगे तो उसके अंदर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगी, और उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में 3 सरफेस होंगी, जिनमें से एक कैंसिल आउट होगी और 2 हमारे पास शेष रहेगी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता है, और यहां पर सिग्मा क्या है, यहां पर सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व।
आप यहां पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि अनंत आकार की है। अगर यहाँ पे आर का पद आता तो जैसे जैसे आर वेरी करता, आर चेंज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता, परंतु यहां पर हमारे पास आर का पद नहीं है। तो यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं डिस्टेंस का, दूरी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो आपको पता है कि यहाँ पे दूरी का पद नहीं है, तो किसी भी दूरी के लिए अनंत आवेशित अचालक पट्टिका के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये वाला ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज नहीं होगा, दैट इज रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास E = σ/2ε0 फॉर्मूला प्राप्त हुआ है जब हमारे पास अनंत आकार की आवेशित पट्टिका है और वो कैसी है? अचालक। अगले केस में हम क्या करेंगे? इस पट्टिका को चालक टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अनंत आवेशित चालक पट्टिका। तो हमारे पहले वाले टॉपिक में परत चालक थी या पट्टिका चालक अचालक थी, और इस वाले केस में क्या है? चालक है। दोनों ही टॉपिक एकदम एक दूसरे के सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज या कॉन्सेप्ट क्या है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक माचिस की डिब्बी के आकृति के समान एक चालक पट्टिका बनाते हैं इस प्रकार से। थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं। तो हमारे पास एक माचिस की डिब्बी की आकृति के समान कोई चालक पट्टिका है, और जब हम इसको आवेशित करेंगे तो आपको पता है यहां पर चालक है, और जब भी किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश केवल उसकी पृष्ठ पर रहेगा, उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। अर्थात यहां पर भी कॉन्सेप्ट किसका आएगा? सिग्मा का ही आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व का आएगा। तो मान लेते हैं हम इसको टोटल आवेश कितना देते हैं? Q, और चालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। तो जब मैं इसको आवेशित करूंगा तो आवेश इसकी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, और मैं इसको यहां से आवेशित कर देता हूं इस प्रकार से। ये मैंने आवेशित कर दिया। अर्थात आवेश केवल उसके ऊपर ऊपर रहेगा, पृष्ठ पर अंदर नहीं जाएगा। अब मैं यहां पर एक छोटा सा अल्पांश लेता हूं। अगर इस अल्पांश की बात करें तो इस अल्पांश पर कितना आवेश होगा? dq आवेश होगा। इस अल्पांश पर कितना आवेश होगा? dq आवेश होगा। और इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा? ds। तो इससे विद्युत बल रेखाएं यहां से एग्जिट होंगी, तो मैं यहां पर विद्युत बल रेखाएं बना लेता हूं। और जब इन विद्युत बल रेखाओं को कवर करेंगे तो हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ मिलेगी बाहर की तरफ। अब आपको पता है पीछे वाले टॉपिक्स में आप कर चुके हो कि जब भी कोई चालक के अंदर जाएंगे तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। हमने गोले के केस में किया था। तो अंदर की तरफ हमारे पास पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट फिर भी इसको 0 प्रूफ करने के लिए हम अंदर की तरफ भी एक गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं इस प्रकार से। गाउसियन पृष्ठ तो बन जाएगी, गाउसियन पृष्ठ तो बन जाएगी अंदर की तरफ, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ना यहां पर कोई विद्युत बल रेखा होगी और ना ही यहां पर कोई भी हमारे पास आवेश होगा, अतः यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त नहीं होगा। बट एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कितनी सरफेस होंगी? S1, S2, और चारों तरफ वाली क्या हो जाएगी? S3। अब हम क्या करेंगे? यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत बल रेखा इधर से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। इसका मतलब इस वाले केस में थीटा कितना 0 प्राप्त होगा? हमें 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, समांतर के लिए थीटा कितना होता है? 0, दैट इज cos 0 कितना होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है। अब जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहां पर हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0।
क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर आवेश भी उपस्थित नहीं होता। ये हम लिख देते हैं यहां पर। अब चारों तरफ वाली जो पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, वहां पर हम क्या करेंगे, छोटा सा अल्पांश बनाएंगे और इस अल्पांश के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा और एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ की क्या होता है, लंबवत, दैट इज एन कैप। तो हमारे पास यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मोटा मोटी यदि ऊपरा ऊपरी तौर पर हम देखें बेसिकली, तो हमें यह प्राप्त होगा कि cos 90 से 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब केवल ये वाली टर्म बाकी रहेगी, दैट इज ईडीएस। तो पूरा डेरिवेशन सेम चलेगा जैसे हमारे पास कुचालक में था, केवल वहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कुचालक वाले में इधर वाला और इधर वाला दोनों जुड़कर 2 ईडीएस बना रहे थे, लेकिन यहां पर इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त नहीं होगा अंदर की तरफ, केवल इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा। अर्थात फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा भी कर सकते हैं, हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, वहां से 2 हट जाएगा, बट फिर भी हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स 0, S2 S3 पृष्ठ के लिए 0 और बाकी किसके लिए रहेगा शेष, केवल S2 पृष्ठ के लिए। आइए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3। फाई 1 फाई 2 फाई 3 S1 S2 और S3 पृष्ठ में से निकलने वाला आवेश है। तो यहां पर डी फाई की वैल्यू कितनी होगी, डी फाई इज इक्वल टू हम लिख देते हैं ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, वेक्टर के साइन लगा लेते हैं। ये S1 पृष्ठ के लिए, ये S2 पृष्ठ के लिए और ये S3 पृष्ठ के लिए। आपको पता है S1 पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हम डॉट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। S2 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। S2 पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये टर्म शेष रहेगी, क्योंकि ईडीएस कोस 0 और कोस 0 कितना होता है 1, तो यहां पर ईडीएस प्राप्त होगा। S3 पृष्ठ के अंदर आपको पता है 90, तो कोस 90 कितना होता है 0, इसका मतलब ये वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब डी फाई की वैल्यू केवल S2 पृष्ठ के कारण ही हमें प्राप्त होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना प्राप्त होगा, ई डी एस, और समाकलन का निशान हम लगा देते हैं इसके ऊपर। पिछले वाले केस में हमने डीएस रखा था, इस बार हम क्या करेंगे, डीएस का समाकलन करके कर लेंगे, ताकि दोनों तरीके से ये टॉपिक हैंडल हो जाएगा। तो डीएस का इंटीग्रेशन हम यहां पे कर लेते हैं। तो डी फाइव इज इक्वल टू ई, और डीएस का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाएगा, एस। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या प्राप्त हुई है, डी फाइव इज इक्वल टू ई एस। एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है डी फाई एफ आई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आपको पता है इसके ऊपर जो टोटल आवेश है, ठीक है, इस बार हमने एस लिया तो यहां पर टोटल आवेश ले लेते हैं। टोटल आवेश है वो कितना है, क्यू है, तो यहां पर लिख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पर लगाते हैं सिग्मा की डेफिनेशन। आपको पता है कि जो सिग्मा होता है वो होता है क्यू अपॉन एरिया, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। क्यू की वैल्यू कितनी है कि सिग्मा एस, वो हम यहां पे रख देते हैं डी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी डी फाइव, डी फाइव इज इक्वल टू क्यू की जगह रख देते हैं सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब डी फाइव की एक वैल्यू ई एस है और एक वैल्यू ये है। हम दोनों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यहां से प्राप्त होगा ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जरा देखेंगे तो गौर करके हमें ये पता चलेगा, चालक पट्टी का हो या अचालक पट्टी का हो, दोनों का डेरिवेशन एकदम सेम है, बस एक ट्वाइस के फैक्टर का अंतर है। उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 था और यहां पर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अर्थात चालक पट्टिका के लिए
चालक पट्टिका के केस में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये प्राप्त होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और कुचालक पट्टिका के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास अनंत आवेशित पट्टिका है। तो अनंत आवेशित पट्टिका के लिए जो कि चालक है या कुचालक है, दोनों के लिए ही जो हमारे पास ग्राफ मिल रहा है दूरी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपको पता है उसकी हमेशा वैल्यू क्या रह रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसका मान चेंज नहीं होगा। अर्थात इन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, चालक और अचालक पट्टिकाएं ली, आकार में वो अनंत है, उनके लिए सबसे पहले उन्हें आवेशित किया, फिर उनके लिए गाउसियन पृष्ठ बनाई, और गाउस के नियम की सहायता से हमने क्या निकाली, उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। आगे की कक्षा में हम जो 1-2 रिमेनिंग टॉपिक और हैं इस चैप्टर के, वो हम हैंडल करेंगे, और हमारा चैप्टर 2 लगभग पूरा होने वाला है। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, फिर उसके बाद में हम करेंगे न्यूमेरिकल। और आज के होमवर्क में आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये आप अपने होमवर्क में इसको लिखिए। आगे की कक्षा में सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं हैंडल करवाऊंगा और उसके बाद में आगे चलेंगे। क्वेश्चन ये है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। आपको क्या प्रूफ करना है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, सॉरी, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अर्थात आपको गाउस का नियम ही निकालना है। आज का होमवर्क है कि कूलाम के नियम का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, गाउस के नियम को क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है। आप ट्राई करना, अगली क्लास में हम इस न्यूमेरिकल को हैंडल करते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक पर